गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय बच्चों। आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ की जो है यहां से शुरुआत करेंगे। क्या है? शुरुआत। और न्यूटन सेकंड लॉ की जो शुरुआत है वो होती है मोमेंटम से। कहां से होती है? मोमेंटम से। मोमेंटम एक शब्द एक ऐसा है ना भाई कि मोमेंटम का मतलब हर जगह यूज है। जैसे कहते हैं भाई अपनी पढ़ाई में मोमेंटम क्रिएट करो, अपने लाइफ में मोमेंटम क्रिएट करो। तो हम मोमेंटम आज क्रिएट करेंगे। कहां पर? फिजिक्स में। मोमेंटम क्या होता है? आप हेडिंग डालेंगे मोमेंटम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संवेग। क्या बोलेंगे? संवेग। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है। ऑब्जेक्ट है, मास m है, v वेलोसिटी से जा रहा है। किससे जा रहा है? v वेलोसिटी से जा रहा है। तो इसका कितना मास है, कितनी वेलोसिटी है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वही कहलाता है मोमेंटम। और मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? p से। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसे भी वेक्टर लगाकर एरो लगा के प्रदर्शित करेंगे। डेफिनेशन क्या बनेगी? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग एक सदिश राशि होती है। कैसी? सदिश राशि। भैया p जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, v भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी वो वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is same as direction of velocity। ठीक है। डेफिनेशन की अगर लिखने की बात हो तो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम। इट्स डिनोटेड बाय p। इसे किससे दिखाते हैं? p से। इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। p इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं आपसे कहूं इसके यूनिट की बात करो, किसकी बात करो? यूनिट की। यूनिट क्या होगा भाई? इधर देखो, मास है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम। अरे भैया इसका मात्रक अगर पूछा जाए तो मात्रक लिख लो किलोग्राम। और वेलोसिटी का क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? मोमेंटम की यूनिट। डायमेंशन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? डायमेंशन। बीमा क्या है? मास का m, मास का m, वेलोसिटी का LT-1। ओके। और डायरेक्शन की बात हो गई। मेन तो आपको यहां से केवल यही चीज समझना है, बाकी इतना तो सब बच्चा जानता होगा। जानता है ना? क्या है? ये है डायमेंशन है, ये इसकी डायरेक्शन है, और ये इसकी डेफिनेशन है। ओके आई थिंक ओके। ठीक है, नोट करो। चल भाई, आज हम बात करेंगे न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखेंगे और कैसे डेफिनेशन बनी है ये देखेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ
मोशन। हिंदी अगर लिखोगे तो ये बनेगा न्यूटन का द्वितीय नियम। देखो भाई, बहुत गौर से देखो, ये मेरे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। ये u वेलोसिटी से आराम आराम से जा रहा है, आराम आराम से जा रहा है। तो भाई हमने अपने बचपने में, हमने अपने स्कूल डे में अभी भी किया है, करता आया हूं, कर रहा हूं, करता रहूंगा कि जैसे कोई बच्चा आराम आराम से जा रहा होता तो हम क्या करते हैं, उसे धक्का देके बहुत तेजी के साथ भाग लेते हैं। तो देखो वो आराम आराम से जा रहा होता तो हम उसे जैसे धक्का देते हैं उसकी वो तेजी से उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या तो हम उसे धक्का दे दिए या तो हम उसे पकड़ के खींच लिए। तो जो धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं वो क्या है, फोर्स ही तो लगा रहे हैं। तो हमने इस पर ये u वेलोसिटी से और m मास का बंदा है या ऑब्जेक्ट है, जा रहा है, हमने इस पर एक फोर्स लगाया। हमने क्या लगाया, इस पर एक फोर्स, और कुछ दूर तक लगाया फोर्स, हमने कुछ दूर तक लगाया। और फोर्स लगाने से हुआ क्या कि इसकी जो है वेलोसिटी बदल गई। वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। मास अभी भी वही है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बदल गई, अब उसकी वेलोसिटी बन गई v। और ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, फोर्स दिख रहा है, ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, ये फोर्स हम उस, मान लो पहले जब मैंने देखा था तब टाइम था t1, जब मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, मान लो 10:10 हो रहा था, और हमने कब तक लगाया, जब टाइम हुआ 10:20 तक। तो ऐसे बोल सकते हो, जब टाइम t1 था तब हमने फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, फोर्स अप्लाई किया। और कहां तक किया, जब t बराबर t1 था से शुरू किया, और जब t बराबर t2 तक हुआ तब तक हमने इस पर फोर्स लगाया। मेरी इतनी बात ओके। भैया एक कोई ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से धीरे धीरे जा रहा था, उसको हमने t बराबर t1 टाइम पे धक्का दिया, फोर्स लगाया, खींचा या दबा दिया। तो ये कब तक किया, t2 टाइम तक, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो ये वाली वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी है, क्या है, इनिशियल वेलोसिटी थी। ये क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है। और ये वाली क्या है, फाइनल वेलोसिटी हो गई। वो इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी। और अभी अभी हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। तो यहां से अगर मैं m और u का मल्टीप्लाई करूं तो mu, ये क्या बनेगा, इनिशियल मोमेंटम बनेगा कि नहीं बनेगा। और यहां पर क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा, m इंटू v, यही तो बनेगा ना भैया। तो न्यूटन साहब यही बोलते हैं कि जब आपने फोर्स अप्लाई किया तो उसका इनिशियल मोमेंटम इतना था, फाइनल मोमेंटम इतना हो गया, तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ। न्यूटन साहब ने यही कहा है कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, क्या अप्लाई किया है, फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूटन ने क्या कहा, जो आपने फोर्स अप्लाई किया है, जो आपने बल लगाया है किस पे, ऑब्जेक्ट पे, वो बराबर होता है किसके, कि उसने कितना मोमेंटम चेंज किया, कि उसने कितना मोमेंटम चेंज किया, कितना संवेग परिवर्तित किया। तो भैया परिवर्तन का या चेंज को हम किससे लिखते हैं, डेल्टा पी से। या फिर इन्होंने यही बताया चेंज इन मोमेंटम, क्या बताया, चेंज इन मोमेंटम। अब भैया मोमेंटम में चेंज तो कर रहे हो ना, मोमेंटम में चेंज तो कर रहे हो, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जब टाइम बदल रहा है तभी तो हो रहा है। तो पहले टाइम t1 था, बाद में टाइम क्या हुआ, t2। तो कितनी देर के लिए किया, जैसे भैया मेरे पास मैंने कहा 10:10 पे किया और 10:20, कितना टाइम लगा, 10 मिनट लगा। कैसे पता, भाई फाइनल वाले से इनिशियल को माइनस कर दिया,
T2 माइनस T1। ठीक, चेंज इन मोमेंटम इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम नए तरीके से लिख रहे हैं। देख भैया, ये लिखा जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेंज का मतलब होता है डेल्टा। हम इसे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बाई डेल्टा। भाई T2 माइनस T1 को डेल्टा T लिखा जा सकता है ना, कोई डाउट तो नहीं। यहीं से बोला, क्या बोला न्यूटन साहब ने, भैया कितना मोमेंटम चेंज हुआ, कितने टाइम में चेंज हुआ, ये डिपेंड करता है आपने कितना फोर्स लगाया। डेफिनेशन यहीं से बड़ी प्यारी सी निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रही है, रेट ऑफ, अगर बाई में है तो रेट हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये क्या है, न्यूटन्स सेकंड लॉ है। आज के बाद कोई पूछता है तो आप न्यूटन्स सेकंड लॉ F बराबर m में कतई नहीं बताएंगे। आप क्या बताएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है। हिंदी में मीडियम वाले बच्चे क्या बताएंगे, भैया डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब परिवर्तन हो रहा ना, किसमें, पहले संवेग था mu, बाद का संवेग हो गया mv, मतलब संवेग में परिवर्तन हुआ है ना। और संवेग में परिवर्तन हुआ तो कुछ समय के लिए हुआ होगा ना भैया। तो संवेग परिवर्तन की समय दर, संवेग परिवर्तन की समय दर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की समय दर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है। मेरी इतनी बात सबको ओके। तो आज के बाद कोई आपसे अगर सेकंड लॉ पूछता तो F बराबर m में नहीं बताओगे, क्योंकि हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं, 9th क्लास में। अब हम कहां आ गए हैं, 11th क्लास में। ओके, मेरी इतनी बात ओके। ओके, तो भैया देखो बाबू, यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट यहां पे जो आता है उसकी वैल्यू एक ही है, बाई एक्सपेरिमेंटल डेटा ये सब है। तो F इक्वल टू क्या बनेगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो F बराबर डेल्टा P का मतलब क्या हुआ भैया, फाइनल माइनस इनिशियल ही तो रहा होगा, PF माइनस P इनिशियल बाई डेल्टा T। अब देखो ध्यान से, लेकिन ये जो F इक्वल टू हमने डेल्टा P, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दो और जीवन भर याद रखना, यही मेन है, यही से सब कुछ होगा। F इक्वल टू फाइनल क्या है, मोमेंटम फाइनल mv इनिशियल mu बाई डेल्टा t। यहां से m कॉमन लिया जा सकता है, तो ये बनेगा v माइनस u बाई डेल्टा t। तो ये v माइनस u बाई डेल्टा t, यही तो एक्सीलरेशन है। ये क्या है, एक्सीलरेशन। तो आप इसे चाहे ऐसे लिख सकते हो, m डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t को क्या बोलते हो, एक्सीलरेशन ही तो बोलते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण है। तो F बराबर ma। तो भैया आप अभी इसमें से कुछ बच्चा ये भी बोलेगा, कमेंट में भी बोल सकता है, सामने से भी बोल सकता है, सर आप कह रहे हो कि न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर ma नहीं होता है, लेकिन F बराबर ma निकल के तो आ रहा है। तो F बराबर ma क्या है, डेफिनेशन ये है, उस डेफिनेशन का एक रिजल्ट है। क्या है, एक रिजल्ट है। भैया क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक बच्चा टॉप कर गो, बाकी सब लुल है, तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि उस क्लास में केवल एक बच्चा पढ़ रहा था। तो डेफिनेशन ये है, F बराबर m एक आउटकम होता है, एक रिजल्ट है, निकल जाता है, एक पार्ट है। ठीक है, मेरी इतनी बात सबको क्लियर, मेरी इतनी बात सबको क्लियर, ठीक है, नोट करो। चलो देखो भाई, यहां तक ओके है ना भाई। आप केवल एक इक्वेशन एक को पकड़ के रखो, इससे बहुत सारी चीजें आज बनाएंगे हम। चलो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए बाबू क्या है, F इक्वल टू है डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो बाबू डिफरेंशियल फिजिक्स से जब हम पढ़े थे, डिफरेंशिएशन जब पढ़ रहे थे, उस टाइम पे हमने क्या पढ़ा था
कि डेल्टा टी अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो, टेंडिंग टू 0 हो, तो एफ क्या बन जाएगा? एफ बन जाएगा डीपी बाई डी टी। ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आएगा? डिफरेंशियल। डी टी डी बाई मतलब कि मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे तब भी आपको क्या मिल जाएगा? फोर्स। ओके, अब देखो ध्यान से, यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो मेरे पास P होता है, P क्या होता है? mv होता है ना। तो m जो होता है, देखो भाई, m दो जगहों पे काम करेगा। कहां कहां? एक तो क्लासिकल फिजिक्स में, हम कहां बात करेंगे? क्लासिकल फिजिक्स में। पहले के जमाने में क्लासिकल फिजिक्स में m जो होता था वो क्या होता था? कांस्टेंट होता था। m क्या होता था? कांस्टेंट, नियत होता था। m बदलता नहीं था। लेकिन बाद में एक तरह से आपने ये भी पढ़ा होगा, आइंस्टीन ने बताया था कि एनर्जी को, आइंस्टीन ने क्या बताया कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो। किसमें? मास में। और मास को आप एनर्जी में। तो जब मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर किया जा रहा होगा उस टाइम पे मास कम हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? भाई ये तो मॉडर्न फिजिक्स, ये क्या है? ये मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में आइंस्टीन ने क्या बता दिया है? देखो भाई, उन्होंने क्या बताया था? एक इक्वेशन दी थी कि नहीं आइंस्टीन ने? E इक्वल टू mc स्क्वायर, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। आइंस्टीन ने ये बताया था कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो भैया एनर्जी से जब मास बना लिया तो ठीक है, लेकिन जब मास से एनर्जी बना रहे होगे, मेरे पास 10 kg का मास है, मैं उस मास से एनर्जी बना रहा हूं और एनर्जी थोड़ा थोड़ा कम ही तो हो रही होगी ना भैया। एनर्जी नहीं, मास थोड़ा थोड़ा कम ही तो होगा जब उससे एनर्जी बनेगी। तो मास कम हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? मास वेरिएबल है। तो यहां से दो केस बन रहा है, एक तो मास कांस्टेंट है और दूसरा मास क्या है? वेरिएबल है। मेरी इतनी बात ओके है? अरे यार, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो यार, पानी ले लो, पानी का ले लो, पानी 1 लीटर पानी ले लो, भगोने में उबालना शुरू करो। 10 मिनट 15 मिनट बाद पानी कितना बचेगा? आधा किलो बचेगा ना, आधा लीटर बचेगा यार, किलोग्राम नहीं लीटर यार, आधा लीटर बचेगा। जब आधा लीटर बचेगा, मास कम हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मास जो है वो वेरिएबल भी हो गया, बदल रहा है ना। मास यहाँ पे क्या है? चर है। चर का मतलब जो लगातार घटे बढ़े, एक नर है, ये फिक्स्ड है। जो न्यूटन अपना नियम दे के गए थे तब वो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से बताए थे और ये बता दिए थे कि जैसे भाई मैं हूं, पेन है, बोर्ड है, कोई ऐसी चीज, उसका तो मास फिक्स होगा, उसके लिए इन्होंने अपना लॉ जो है डिफाइन किया था। तो यहां से देखो, जब वो फिक्स्ड है, मास क्या है? फिक्स्ड है, तो डी एम वी बाई डी टी होगा ना। तो m कांस्टेंट है तो m क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो ये होगा dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी फिर से अगेन क्या बनता है? एक्सीलरेशन होता है। dv बाई डी टी क्या होता है? एक्सीलरेशन। कैसा एक्सीलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। मतलब ये त्वरण बनेगा कैसा? तात्कालिक त्वरण। ये तात्कालिक त्वरण होगा तो तात्कालिक फोर्स भी होगा। तात्कालिक का मतलब एक विशेष क्षण पर। तो यहां से आप क्या पाओगे? F बराबर m। ठीक है ना? को बात तो हमें यहां करनी है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर देखा भैया, यहां पर जो आपका F होगा वो होगा d बाई डी टी। P की जगह पे हम क्या रखेंगे? mv। अब ध्यान से देखो, अब यहां से आपका मास भी वेरिएबल है और वेलोसिटी भी वेरिएबल है। द्रव्यमान भी लगातार बदलने योग्य है और वेग तो ऐसे भी बदल जाता है। ये मौसम की तरह बदल जाता है, पल भर में मौसम की तरह तुम भी तो बदल न जाओगे। m और v दो बदल है, दोनों जहां भैया दोनों वेरिएबल होते हैं तो इसका मतलब वहां पे फंक्शन दो है। जैसे देखो डिफरेंशिएशन, देखो ध्यान से देखना, एक फंक्शन u है, एक v है, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड। डिफरेंशिएशन में देखना, जब दो चीजें होती हैं तो उसको हम मान लेते हैं u और v के फॉर्म में। तो पहला, चाहे तुम जिसे पहला मानो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई कंडीशन नहीं, इसे ही पहला मानो इसे ही दूसरा ना, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जिसे पहला मानो, ये नहीं है कोई आपस में लड़ेंगे, चाहे जिसे मानो। लेकिन जिसे पहला मानोगे तो उसे पहला ऐसे लिखोगे, दूसरे का क्या करोगे? डिफरेंशिएशन प्लस।
अब जिसका कर दिया डिफरेंशिएशन उसे लिखो और दूसरे को। बात समझ में आई भैया? जब दो फंक्शन होंगे, दोनों क्या होंगे? वेरिएबल। ये भी बदलेगा और ये भी बदलेगा। मान लो दोनों बदल रहा है तो पहले को ऐसे लिख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जिसका डिफरेंशिएशन क्या है उसे ऐसे लिख लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना? तो यहां पे मास और वेलोसिटी दोनों, मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल है, दोनों बदल रहे हैं बउआ। तो यहां पे जो आपका फोर्स होगा वो फोर्स होगा, देखो मास को हमने ऐसे लिखा dv बाई dt प्लस, अब v को ऐसे लिख लो dm बाई dt। ठीक है ना? मेरी इतनी बात समझ में आई? देखो ये जो फार्मूला निकल के आया है F इक्वल टू एम dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, ये हर एक जगह मतलब एप्लीकेबल है, सब जगह लग सकता है। और ये वाला जो फार्मूला है F बराबर m में, ये केवल क्लासिकल फिजिक्स के जो फार्मूला मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं वहां लगते हैं। तो आज के मॉडर्न जमाने में ये चीजें जो है वो फेल हो रही थी न्यूटन से लॉ, तो उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया। मेरी बात समझ में आई कि ये फार्मूला 100% करेक्ट है और हर जगह लगेगा, लेकिन ये फार्मूला केवल क्लासिकल फिजिक्स में ही हम अप्लाई कर सकते हैं। मेरी इतनी बात सबको समझ में आई है? मेरी इतनी बात सबको समझ में आई है? अगर आई है तो इसे छापो, आगे हम बात करें। न्यूटन सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म, आओ देखते हैं भैया। न्यूटन्स सेकंड लॉ इन कंपोनेंट फॉर्म। ओके, कंपोनेंट फॉर्म में कैसे, किस तरह? देखो जैसे f वेक्टर f दिया है तो ये क्या होगा? x डायरेक्शन का फोर्स प्लस y डायरेक्शन का फोर्स प्लस z डायरेक्शन का फोर्स। ठीक है, यही होगा ना? तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? यहां से m और x डायरेक्शन का, अरे f बराबर m होता तो x डायरेक्शन का एक्सीलरेशन, अब x डायरेक्शन लिख दिया तो यहां वेक्टर नहीं लगा रहे, प्लस m y डायरेक्शन का एक्सीलरेशन m, z डायरेक्शन का एक्सीलरेशन। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो m कॉमन ले लो, ax प्लस ay प्लस az। अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, वेलोसिटी इन z डायरेक्शन। अगर आपका मन नहीं मान रहा है, मान गया है ना मान रहा हो तो मैं x वाले को y, इसको j, इसको k के रूप में लिखूं, और नहीं मान रहा हो तो वेलोसिटी को भी मैं डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में लिख सकता हूं। मान गए? इतने ठीक है फिर यार, रहने दो। हाँ इधर देखो, इस चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं भैया? ये क्या होता है? m ए क्या होता है? m इंटू ए। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इसे क्या लिख सकते हो? m इंटू वी क्या होता है भाई? m इंटू वी मोमेंटम हो जाएगा। मोमेंटम x डायरेक्शन बाई टी, मोमेंटम y डायरेक्शन टी, मोमेंटम z डायरेक्शन टी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा था न्यूटन से सेकंड लॉ, जिसकी हमने पूरी थ्योरी देखी है। न्यूटन के सेकंड लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम कल देखेंगे दूसरे वीडियो में। देखने के लिए बने रहे यूट्यूब चैनल मंसूर सर क्लासेस पे, आपको एक से एक बेहतरीन न्यूमेरिकल कराए जाएंगे इसी चैनल पे। नोट करो और हैव अ गुड डे।